आपको पढ़ा चुके हैं, समझ रहे हैं ना। स्पेलिंग टेस्ट तो हम लोग देख ही रहे हैं, एंटोनिम सिनोनिम्स माने वर्ड मीनिंग आपको याद है तो ये सब आप कर लेंगे। सुनिए, स्पीच नारेशन हम लोग पढ़ लिए हैं, वॉइस भी पढ़ लिए हैं, प्रीपोजिशन भी पढ़ लिए हैं, टाइम एंड टेंस भी पढ़ लिए। इसके अलावा भी बहुत सारा चैप्टर हम आपको जैसे क्वेश्चन टैग, एम्फैटिक सेंटेंस, रिमूव टू, आर्टिकल, नाउन प्रोनाउन, ये सब सारा चीज हम आपको बता दिए। बात समझ रहे हैं। अब चलिए हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको बताना होता है, कह रहा है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब इसमें आपको सही स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है, सही स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है। यहाँ ध्यान दो, फिर देखो बतिया रहा है, स्पेलिंग किसका सही है ये देखना है आपको। आप बताइए डिफिकल्ट का स्पेलिंग क्या होता है? डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट मतलब होता है कठिन। क्या होता है बाबू? कठिन होता है। और इजी मीन्स क्या होता है? आसान होता है। तो डिफिकल्टी इसमें दिया है, तो डिफिकल्टी में टी वाई होता है, टी आई नहीं होता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी, डी आई डबल एफ आई सी यू एल टी वाई। डिफिकल्टी का मतलब क्या होता है? कठिनाई। क्या बोलेंगे इसको? कठिनाई। डिफिकल्ट मीन्स होता है कठिन, डिफिकल्टी मीन्स होता है कठिनाई। याद रहेगा आपको। अनटचेबल, अनटचेबल, अनटचेबल का मतलब है अछूत, जिसको आप छू नहीं सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना? है अनटचेबल। तो अनटचेबल का स्पेलिंग क्या होगा? है अनटचेबल, अनटचेबल, टचेबल है। देखिए यहाँ पे ना एन दे दिया है, इसलिए ये क्या है? गलत है। टचेबल में टी ई नहीं होता है जी, ये टी यू नहीं होता है, इसमें यू एन टी ओ यू सी एच ए बी एल है। अनटचेबल मतलब अछूत, जिसको आप छू नहीं सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका कोरेस्पॉन्ड है। कोरेस्पॉन्ड, कोरेस्पॉन्ड का स्पेलिंग क्या होगा? है देखिए कोरेस्पॉन्ड का स्पेलिंग होगा डी सी ओ डबल आर ई एस पी ओ एन डी। ठीक है। बताइए क्या होगा? आर ई एफ एल ई सी टी आई ओ एन। आंसर हो जाएगा ए। हिंदी क्या हो जाएगा? पारावर्तन, पारावर्तन है। सुनिए नेक्स्ट वर्ड है फेमिनिन। फेमिनिन जेंडर का नाम सुने आप लोग? 4 तरह के जेंडर होता है ना, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। तो फेमिनिन का मतलब हो जाता है स्त्रीलिंग। क्या हो जाता है? स्त्रीलिंग। और मैस्कुलिन मतलब मेल को दर्शाएगा तो पुल्लिंग। नेक्स्ट है इंप्रेशन। क्या है बाबू? इंप्रेशन मीन्स होता है प्रभाव, है प्रभाव। 66 का आंसर क्या होगा? इंप्रेशन। इंप्रेशन का ऑप्शन क्या होगा? है बी होगा। आई एम पी आर ई डबल एस आई ओ एन। इंप्रेशन मीन्स होता है प्रभाव। बात समझ रहे हैं ना? प्रभाव होता है। नेक्स्ट बताइए इसमें क्या होगा? इनकार्सिरेटेड, इनकार्सिरेटेड। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? इनकार्सिरेटेड, इनकार्सिरेटेड ये सही है। इनकार्सिटी का मतलब होता है किसी चीज का अभाव या कमी। बात समझ रहे हैं? किसी चीज का अभाव या क्या कमी होता है। सुनो, अभाव या कमी। नेक्स्ट देखिए, तो वो तो आपका हो गया स्पेलिंग टेस्ट। क्या हो गया? अब स्पेलिंग टेस्ट के बाद दूसरा हम लोग को चैप्टर पे जो ध्यान देना है वो आपका क्या है? बताइए ये कहाँ से पूछा हुआ है? आपका नारेशन से पूछा है ना। तो स्पीच आपको याद रखना है। एक तो स्पेलिंग टेस्ट याद रखना है, दूसरा स्पीच याद रखना है। कह रहा है कि रेखा सैड आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। आप याद रखिएगा कि अगर आप यहाँ सैड देख लिए इसका मतलब टेंस चेंज होगा। तो ये बताइए कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसको आप पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे ना, तो पास्ट परफेक्ट टेंस देख लीजिए जो होगा वो ऑप्शन सही होगा। बताइए कौन सा ऑप्शन है जो पास्ट परफेक्ट टेंस है? सी। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो टेंस चेंज होगा ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसमें चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब देखिए कैसे होगा? रेखा सैड है तो रेखा सैड हो जाएगा। अच्छा सैड है तो बताइए क्या ये सीज ऑप्शन सही होगा? डिक्लेयर भी नहीं होगा और इज भी नहीं होगा। अब देखिए फिर बात कर रही है दोनों, कौन है? यहाँ पे देखिए रेखा सैड है तो रेखा सैड हो जाएगा। अब एक बात समझिएगा, कमा इन्वर्टेड कमा के लिए क्या लगाते हैं आप लोग? डेट। अब आप लोग पर्सन चेंज करेंगे तो आई कौन पर्सन? फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू, तो रेखा का प्रोनाउन सी होगा ना। हैज हैव प्लस V3 को हैड प्लस V3 में चेंज करते हैं। हैड प्लस V3 कौन सा टेंस होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। अच्छा यहाँ पे माई है जो कि फर्स्ट पर्सन है। अब फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? सब्जेक्ट। तो
सी का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है? हर। वर्क है तो वर्क लिख देंगे। तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा? 68 का आंसर हो जाएगा सी। कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत आ रही है क्या? आगे बढ़े? आगे बढ़े कि ना बढ़े? देखिए नेक्स्ट कह रहा है ना, इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। तो स्पीच चैप्टर आप लोग याद रखेंगे। बात नहीं समझ में आ रहा है जी? बताइए यहाँ पे, बस आप जैसे ही ये पास्ट टेंस देखेंगे तो इसको भी पास्ट में चेंज करना है। तो मे का पास्ट फॉर्म क्या होता है? माइट। जिसमें माइट होगा वही आंसर सही होगा। अब माइट तो आपको दूगो में है, तो ई तो दूगो गलत है ऑलरेडी। अब इसमें आप देख लीजिए, आप याद रखिए यहाँ सैड है तो यहाँ सेज होगा? नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब कैसे होगा? तो माई फादर है तो माई फादर हो जाएगा, सैड है तो सैड, कमा इन्वर्टेड कमा डैड। इट थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। इट क्या होता है? थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। अब मी के बदले हम लोग माइट का प्रयोग करते हैं, और रैन है तो रैन लिख देंगे, आंसर हो जाएगा ए। कोई दिक्कत है आपको? अच्छा इसको कौन सा सेंटेंस कहेंगे जरा बताइए? इट में रैन कौन सा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस है। आप याद रखिएगा कि सैड को हम लोग टोल्ड में तब बदलते हैं जब इसके साथ क्या रहे बाबू? ऑब्जेक्ट रहे। ऑब्जेक्ट रहेगा तो सैड टू किसमें बदलता है? टोल्ड प्लस ऑब्जेक्ट में। अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहे, अगर नो ऑब्जेक्ट रहे, नो ऑब्जेक्ट रहे तो इसको हम लोग सेम लिख देते हैं। किसको सेम लिख देते हैं? तो अगर डायरेक्ट स्पीच में सैड है तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी क्या हो जाता है? सैड हो जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच में भी सैड हो जाएगा अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तब। अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो सैड किस में चेंज हो जाएगा? टोल्ड में। यहाँ पे बताइए चेंज हुआ है? क्यों नहीं चेंज हुआ है? क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट रहने पर चेंज होगा, ऑब्जेक्ट नहीं रहने पर चेंज नहीं होगा। कोई दिक्कत बोलिए? अच्छा एक और बात समझिए, बताइए कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में बदलते हैं ना, तो जिसमें आस्क्ड रहेगा क्या रहेगा बाबू? आस्क्ड। अब यहाँ पे देखिए, क्या यहाँ पे तो आस्किंग है और यहाँ सेज है। अब दोनों में यहाँ पे देखिए, दोनों में आपको आस्क दिया हुआ है, दिया है ना, तो दोनों तो होगा नहीं। अब यहाँ पे देखना है कि ये प्रेजेंट टेंस है और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो जहां इज के बदले वाज होगा वही ऑप्शन सही होगा। वाज किस में है बताइए? वाज किस में है? डी में। तो डी आंसर सही हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब कैसे चेंज होगा समझिए। छोटू है तो छोटू लिख दिए यहाँ पे, बाबू। सैड को बदल देते हैं किस में? पास्ट में। आप ये बताइए कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव WH कंपाउंड सेंटेंस। इंट्रोगेटिव WH कंपाउंड सेंटेंस में WH वर्ड का प्रयोग करते हैं ना हम लोग, कमा इन्वर्टेड कमा के लिए। और अगर यस नो सेंटेंस रहता है तो ई फॉर वेदर का प्रयोग करते हैं। ई फॉर किसका प्रयोग करते हैं? वेदर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ वेयर लिख दिए। अच्छा द डॉक्टर आपका थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नाउन चेंज नहीं होता है, ईज को हम लोग चेंज कर देंगे पास्ट टेंस में तो वाज हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अच्छा समझते चलना है, ध्यान से समझना है कि कैसे चेंज हो रहा है। चलिए आप देखिए, ये तो सुनिए, अब ये अभी जो पूछा उस सबका इनडायरेक्ट पूछ रहा था, अब उल्टा पूछ रहा है कि कह रहा है कि डायरेक्ट स्पीच आपको बताना है। तो आप जैसे आस्क्ड है तो सैड में चेंज हो जाएगा, सैड में चेंज होगा ना, तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएगा ना। अब आपको याद रखना है कि यहाँ पे नॉट दिया हुआ है, नॉट टू दिया, तो निगेटिव चाहिए। तो अब बताइए क्या ये निगेटिव है? नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब कैसे चेंज होगा? तो देखिए विवेक है तो विवेक लिख दिए, आस्क को किसमें बदल दिए? सैड में, कमा इन्वर्टेड कमा लगा दिए, ठीक है। अब यहाँ पे नॉट टू के बदले हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? डोंट का। अब प्ले इन द सन है तो प्ले इन द सन। आपको इन द सन का अर्थ बताए थे, होता है धूप में। इन द सन माने क्या होता है? धूप में। डोंट प्ले इन द सन मतलब धूप में मत खेलो, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। कोई दिक्कत आपको? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। बाबू नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। अब देखिए यहाँ पे फॉरबिड लगाया हुआ है, तो फॉरबिड का मतलब सेंटेंस डोंट से शुरू होना चाहिए। तो देखिए डोंट से तो सब शुरू है, डोंट से सब शुरू है, तो फॉरबिड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो इसमें आपको सेकेंड फॉर्म ढूंढना है, तो एक ही सेकेंड फॉर्म है। सेइंग तो V4 है, आवाज होगा नहीं, आस्क होगा नहीं। अब कैसे चेंज हो रहा है? तो देखिए द मदर है तो द मदर, फॉरबिड को हम लोग किसमें बदल दिए? सैड टू। हर ऑब्जेक्ट है तो टू लगेगा ना, चाइल्ड है तो चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे फॉरबिड के बदले हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? डोंट का। डोंट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे सुनिए डोंट का प्रयोग कर देंगे, डू नॉट। आज देखिए फ्रॉम गोइंग आउट, तो यहाँ पे देखिए आप याद रखिएगा कि डू नॉट के साथ कभी भी V4 नहीं लगता है, डू नॉट के साथ हमेशा क्या लगता है? V1 लगता है। और आउट है तो यहाँ लिख देंगे क्या? आउट लिख देंगे। कोई दिक्कत है आपको? द मदर सेड टू हर चिल्ड्रेन डू नॉट गो आउट हो जाएगा। इसका इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच था। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसका भी डायरेक्ट स्पीच बताना है। ये तो बिल्कुल आसान होता है। कैसे? तो यहाँ पे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, तो जहाँ पे आई एम रूइंड होगा ना, आई एम रूइंड सब में दिया है,
लास्ट सब में दिया ही है। एक्सक्लेम्ड है तो रिपोर्टिंग वर्ब देखिए ना, ये तो ऐसा ही गलत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लेम्ड वर्ब का कौन सा फॉर्म, हमको ढूंढना है कौन सा फॉर्म, तो ये तो V4 है, ये V5 है, ये V4 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, सी होगा ना। अब देखिए ही है तो ही, एक्सक्लेम विद सौरव को किसमें बदल देंगे, रिपोर्टिंग वर्ब साइड में। आप याद रखिएगा कि जब किसी व्यक्ति को दुख होता है तो वह किसका प्रयोग करता है, अल्लाह, और आई एम रूइंड होगा क्योंकि यहाँ पे ये थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन यहाँ पे ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हुआ है ना, तो सब्जेक्ट के अनुसार फर्स्ट पर्सन ही चेंज होता है, तो यहाँ पे ही के बदले किसका प्रयोग करेंगे, आई के साथ क्या लगेगा, एम। यहाँ पे वाज इसलिए लगा है क्योंकि ये चेंज किया गया है, टेंस चेंज हुआ है, यहाँ पे टेंस चेंज नहीं होगा, बात समझ रहे हैं, टेंस यहाँ पे चेंज हो जाएगा प्रेजेंट टेंस में, किस टेंस में, प्रेजेंट टेंस में हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब आपको प्रीपोजिशन बताना है, कौन सा प्रीपोजिशन सही है। हम आपको कई बार बता चुके हैं कि नो का मतलब जानना, नॉन V3 होता है, नॉन क्या होता है, V3। आप बताइए नो मीन्स क्या होता है, जानना, और नो का V2 न्यू होता है, और इसका V3 नॉन होता है। आपको कई बार बताया है कि नॉन जहां भी आएगा इसके साथ प्रीपोजिशन टू लगेगा। एडिक्टेड यहाँ भी आएगा, एडिक्टेड, इसके साथ भी टू लगेगा। बिलोंग जहां भी आएगा क्या आएगा, बिलोंग, क्या आएगा, टू आएगा। जहां प्रीफर आएगा क्या आएगा, प्रीफर, प्रीफर के साथ क्या लगेगा, टू। जहां गो आएगा, गो के साथ भी टू लगता है, गो टू मार्केट, गो टू टेम्पल, ये होता है ना, याद रहेगा। चलिए, कोई दिक्कत आपको बताइए, नॉन के साथ कौन प्रीपोजिशन, किसके साथ टू लगेगा, नॉन के साथ, एडिक्टेड के साथ, प्रीफर के साथ, प्रीफर के साथ, और किसके साथ, बिलोंग के साथ, ये सब के साथ क्या लगता है, टू लगता है। बात समझ में आ रहा है, नॉन टू, बिलोंग टू, एडिक्टेड टू, प्रीफर टू, सबके साथ टू लगेगा। ये सब याद रखना है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रहेगा ना। नॉन के साथ टू, नो के साथ, गो के साथ, बिलोंग के साथ, याद रहेगा। नेक्स्ट देखिए, आपको बताए थे कि आई बॉट दीज गुड्स, मैंने इन वस्तुओं को खरीदा। कहाँ से खरीदा, मार्केट से खरीदा, मार्केट से खरीदा, फ्रॉम मार्केट हो जाएगा, मार्केट से खरीदा, मैंने इस वस्तु को मार्केट से खरीदा, ठीक है, तो यहाँ पे फ्रॉम मार्केट हो जाएगा। देखिए कॉट जहां पे आएगा ना, इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे, अगर किसी आर्टिकल की बात करेंगे, किसी इंस्ट्रूमेंट, औजार जिसको आप कहते हैं, औजार, औजार और हथियार का जहां बात करेंगे ना, औजार या हथियार, तो अगर औजार और हथियार का मतलब, जैसे अगर कोई चीज को आप किससे काट रहे हैं, चाकू से काट रहे हैं, ठीक है, तो नाइफ आपका क्या है, जैसे आप याद रखिएगा कि जैसे किसी चीज की सहायता से आप लिख रहे हैं, तो राइट विद ए पेन मतलब होता है कलम से लिखना, कट विद ए नाइफ का मतलब होता है चाकू से काटना। तो जब किसी हथियार का प्रयोग करते हैं तो प्रीपोजिशन क्या आता है, विद। तो आप याद रखिए, प्लीज कट द मैंगो, कृपया इन आमों को क्या कर दो, आम को काट दो। विद ए शार्प, शार्प मतलब होता है तेज धार वाला, तेज धार वाला। आप याद रखिएगा इसका एंटोनिम्स क्या होता है, ब्लंट होता है, BLUNT। ब्लंट का मतलब होता है मुर्धा, मुर्धा समझते हैं ना, मुर्धा मतलब कि जिसमें तेज धार न हो, तो मुरझा गया हो। तो शार्प मतलब होता है तेज धार वाला, अब ब्लंट का मतलब होता है जिसमें धार तेज न हो। जैसे कोई चाकू को होता है ना, सही से नहीं काटता है, बात समझ रहे हैं ना, उसको ब्लंट बोलते हैं इंग्लिश में। आज जो तेज है मतलब उंगली भी काट देता है, थोड़ा भी इधर उधर ये हो तो उंगली भी कट जाता है। तो आप याद रखिए, शार्प मतलब तेज धार वाला होता है, और ब्लंट मीन्स होता है मुर्धा। नेक्स्ट कह रहा है ना कि तुमको ना अपना काम 1 घंटे के अंदर कंप्लीट कर लेना है, 1 घंटे के अंदर। तो अंदर के लिए कभी भी ना हम लोग एट लगाते हैं, ना ऑन, ना थ्रू लगाते हैं। विद इन का अर्थ होता है अंदर, ठीक है, इसको विद इन पढ़ेंगे, विथ इन नहीं पढ़ेंगे, विद इन पढ़ेंगे, विद इन। जैसे विद आउट होता है ना, विद आउट, मैक्सिमम लोग विथआउट पढ़ते हैं, विथआउट नहीं होता है, ये विदाउट होता है। WITH का उच्चारण विद होता है, न कि विथ होता है। विद पढ़ेंगे इसको, विथ नहीं पढ़ेंगे। विदाउट होता है, विथआउट नहीं होता है। आप याद रखेंगे विद इन का अर्थ होता है के अंदर, 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर जो है, आई शैल कंप्लीट माई वर्क विद इन एन आवर, 1 घंटे में मैं अपना काम समाप्त कर लूंगा। इसका हिंदी क्या होगा, 1 घंटे के अंदर मैं अपना काम समाप्त कर लूंगा। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई शैल कंप्लीट माई वर्क विद इन एन आवर। तो विद इन एन आवर, आप याद रखिएगा, इसको हावर नहीं पढ़ते हैं ना, इसको आवर पढ़ते हैं, और आवर में ए लगता है कि एन लगता है जी,
एन लगता है। अच्छा आप याद रखिएगा, एक ऑनेस्ट होता है, ऑनेस्ट बॉय, एक होटल होता है होटल। आप समझो बाबू, इसमें एचओ है, इसमें भी एचओ है, लेकिन इसको क्या पढ़ेंगे होटल, इसको क्या पढ़ेंगे ऑनेस्ट। तो जब इसका प्रोनाउंसिएशन किससे होगा, वॉवेल साउंड से, तो क्या लगेगा एन। कॉन्सोनेंट साउंड से होगा तो ए। तो एच से अगर कोई वर्ड शुरू होता है तो उसके प्रोनाउंसिएशन को देखा जाता है। अगर प्रोनाउंसिएशन वॉवेल साउंड से होगा तो एन लगेगा, कॉन्सोनेंट साउंड से होगा तो ए लगेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए, अगर आप अपनी दोस्त से नाराज हैं, दोस्त से नाराज हैं, क्या आपको दोस्त से नाराज होना चाहिए? चुंगली दोस्त हो तो नाराज हो जाना चाहिए? नहीं जी। क्रोधित या गुस्सा या नाराज, तो जब आप किसी व्यक्ति से क्रोधित नाराज होते हैं तो वहां पे आप प्रीपोजिशन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? विद का। तो रानी इज एंग्री विद हर फ्रेंड्स, रानी अपनी सखियों से क्या है, नाराज है या गुस्सा है? रानी जो है अपने सखियों से नाराज है या गुस्सा है? सखी, फ्रेंड्स माने सखी नहीं होगा, दोस्त, दोस्त दोस्त से बढ़िया सखी होता है कि नहीं? सखी दोस्त क्या होता है? एक ही होता है, लेकिन वह मेरी सहेली है, ठीक लगता है। दोस्त अच्छा लगता है, ठीक है भाई। He has lived in this society, सोसाइटी का स्पेलिंग बता देंगे? सोसाइटी मीन्स क्या होता है जी? समाज होता है, समाज। कह रहा है कि वह बचपन से समाज में रही है, वह बचपन से समाज में रही, हाँ वह बचपन से इसी समाज में रही है। आप बताइए, चाइल्डहुड नाम है कि नंबर है? नाम है कि नंबर है? नंबर के साथ क्या लगता है? और नाम के साथ सी के लिए क्या एट और बाई लगता है? आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो स्नेहा है, कह रहा है कि स्नेहा हैज लिव्ड इन दिस सोसाइटी सिंस चाइल्डहुड, यानी स्नेहा बचपन से इसी समाज में रही है। बात समझ में आया? तो बताइए चाइल्डहुड के साथ क्या लगेगा जी? चाइल्डहुड के साथ क्या लगेगा? बोलो ना। सिंस किसके साथ लगता है? नाम के साथ, वर्ड मीनिंग के साथ लगता है ना। फॉर लगता है आपका नंबर के साथ, जैसे 2 दिन से, 4 दिन से, 2 माह से, 4 माह से, तब क्या लगता है? बोलो फॉर। बाबू सुनिए, संचिता, संचिता बासु, नाम सुने आप लोग? संचिता बासु, एक अभी बहुत अच्छा उसका एक मूवी आया है, देखें आप लोग, ठुकरा के मेरा प्यार। सुनिए, संचिता कम्स ए गुड फैमिली, आप याद रखेंगे, फ्रॉम लग जाएगा इसके साथ, फ्रॉम ए गुड फैमिली। संचिता एक अच्छे परिवार से आती है, तो आप याद रखिएगा क्या लग जाएगा? फ्रॉम। कोई दिक्कत है क्या आपको? तो ये प्रीपोजिशन चैप्टर था ना जी, तब प्रीपोजिशन खत्म। बताइए कौन कौन चैप्टर खत्म हो गया? कौन कौन चैप्टर खत्म हुआ बताओ ना। हमारे बाबू, कौन कौन चैप्टर खत्म हो गया जी? एक तो तुम तो लेट से आई हो तुम, पहले प्रीपोजिशन कर रही हो, उसके पहले करेक्ट स्पेलिंग है, एक तो करेक्ट स्पेलिंग, उसके बाद नरेशन, उसके बाद बोलो ना प्रीपोजिशन, उसके बाद प्रीपोजिशन के बाद क्या दूंगी? ये टाइम एंड टेंस है। सुनिए बाबू, लास्ट वीक जहां पे आपको दिखेगा लास्ट और प्रीवियस, लास्ट और प्रीवियस, और आपको दिखेगा यस्टरडे, क्या दिख जाए? यस्टरडे दिख जाए, यस्टरडे, या आपको एगो दिख जाए, क्या दिख जाए? या आपको बिफोर दिख जाए, क्या दिख जाए? ये वर्ड आपको याद रखना है, क्या क्या? लास्ट, प्रीवियस, यस्टरडे, एगो और बिफोर। ये जब भी आएगा तो ये सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट टेंस का होता है। किसका होता है? सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में V2 लगता है, तो आपको गो का V2 बताना है। गो का V2 क्या होता है? वेंट होता है। बाकी सब क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? बी। आप याद रखिएगा, गो का V2 वेंट है। माई ब्रदर वेंट टू पूना लास्ट वीक। अच्छा, वीक का एक स्पेलिंग होता है WE, एक वीक माने कमजोर। इस वीक का अर्थ क्या होता है? सप्ताह। याद रहेगा। देखिए, लास्ट दिया हो, प्रीवियस दिया हो, यस्टरडे दिया हो, एगो दिया हो, बिफोर दिया हो, इन वर्ड्स के साथ
सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, अर्थात वर्ब का कौन सा फॉर्म? सेकेंड फॉर्म। कोई दिक्कत है क्या आपको? आपकी दिक्कत ही हमारी दिक्कत है। चलिए यहाँ पे देखें, आगे बढ़े। अब हम लोग सरिता जी की बात कर लेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे, बाबू यहाँ पे क्या दिया है जी? एन आवर। आपको बताए थे फॉर और सिंस का प्रयोग 2 टेंस में होता है, 2 टेंस में नहीं होता है। चलो बताओ, खड़ी हो तुम खड़ी हो। हाँ मड़ी, बताओ कौन कौन टेंस में सिंस फॉर लगता है, किसमें नहीं लगता है? बताओ, देख लो। अब मैंने क्या कहे, हम जब हम पढ़ाते समय जो चीज आपको पता नहीं है तो पढ़ाने के बाद क्या पता चलेगा? आप लोग मजाक करते हैं क्या हमसे? मतलब हम आपके साथ नॉर्मल से पेश आते हैं, मीन्स क्या? मजाक। क्लास में मैंने जो टॉपिक चल रहा है उसके बारे में अगर पता नहीं है तो आप एग्जाम में क्या लिखेंगे? सुनेंगे तब ना पता चलेगा क्या। बैठिए, कौन बताएगा सिंस फॉर का प्रयोग किन 2 टेंस में होता है? किन 2 टेंस में? हम यहाँ भाषण देने आए हैं क्या? बताओ। परफेक्ट कंटीन्यूअस और कंटीन्यूअस में होता है। फिर गलती बोल रही है। परफेक्ट टेंस 3 टेंस होता है ना? 3 टेंस होता है। 3 टेंस के प्रकार होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो उसके 4 भेद होते हैं। तो परफेक्ट टेंस सबके, और परफेक्ट कंटीन्यूअस में यूज होता है सिंस फॉर का, और कंटीन्यूअस और इंडेफिनिट नहीं होता है। तो ये तो इंडेफिनिट हो जाएगा, होगा ना जी? क्या हैज के साथ भी4 लगता है जी? नहीं। वाजबिन कभी कोई टेंस होता है? नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? हैज बीन हो जाएगा। कह रहा है कि सरिता हैज बीन सिंगिंग फॉर एन आवर। इसका अर्थ क्या होगा? सरिता 1 घंटे से गा रही है। आप बताइए कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब ये सब हम ही याद रखेंगे। एग्जाम चल रहा है आप लोग का, पढ़ा दिए हैं, उसके बावजूद भी समझा रहे हैं। किस लिए समझा रहे हैं? अभी भी आप नहीं पढ़ेंगे, आप फिर कहेंगे रिजल्ट ठीक नहीं हुआ। अब मैंने 1 महीना पढ़ना है, इसमें भी मजाक चलेगा तो कैसे काम चलेगा? देखिए यहाँ पे पढ़ाई मजाक नहीं है, इसको सीरियस पढ़ना पड़ेगा। जिंदगी भर कोई नहीं पढ़ता है। 25 से 30 साल के उम्र तक आदमी पढ़ाई कर लेता है तो बाकी का 25-30 साल बहुत अच्छा बीतता है। टाइम पास आदमी करेगा तो टाइम में पास करेगा। यहाँ पे देखिए 83। बाबू आप याद रखेंगे, ये याद रहेगा। इसका आंसर बताना है, कौन बता देगा? चल बताओ क्या होगा? क्यों राइट होगा? ये कई बार इस चीज को हम लोग बताए हैं कि नहीं, कि डू डज डीड के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म? क्या रिटेन फर्स्ट फॉर्म है? बताइए। रोट फर्स्ट फॉर्म है? राइट है। राइट मीन्स लिखना, इसका V2, रोट इसका V3, रिटेन इसका V4, राइटिंग V5, राइट्स या हैंगिंग द ट्री फॉलिंग द स्काई। सीमावाज। आप बताइए बाबू, ये वाज है तो वाज वेयर के साथ क्या लगता है? B4 होगा ना? क्या बताइए B4 है ये सब? तो B4 क्या है? वेयरिंग। तो सीमा वाज वेयरिंग ए पिंक साड़ी। वियर मीन्स क्या होता है? पहनना, पहनना। तो सीमा किस रंग की साड़ी पहन रही थी? पिंक कलर की साड़ी पहन रही थी। जाके पूछो ना उससे कलर मिला था कि नहीं। बाबू सुनिए, आप याद रखेंगे कैन के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। आपको बताए थे कि मॉडल एक्जुलरी वर्ब जो आता है इसके साथ डायरेक्ट V1 आता है। लेकिन अगर कोई मॉडल एक्जुलरी वर्ब है, ठीक है, अगर इसके साथ क्या लगा है? हैव, तो हैव लगेगा तो कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। बताओ क्या यहाँ हैव कहीं दिख रहा है? तो कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। क्या मीट फर्स्ट फॉर्म है? बोलिए। मीट होगा? मीट। अच्छा, एक मीट MEAT होता है ना जी, इस मीट का अर्थ मांस होता है जो कि नाउन है। क्या है बाबू? नाउन है। इस मीट का अर्थ होता है मिलना, जो कि आपका वर्ब का कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। कैन के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? फर्स्ट फॉर्म। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मीट हो जाएगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है बाबू, यहाँ पे देखिए एवरी मॉर्निंग। अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है प्रतिदिन सुबह में तो यह परमानेंट एक्शन को दर्शाता है। जैसे सूरज पूरब में उगता है
तो ये परमानेंट एक्शन है कि नहीं, पश्चिम में अस्त हो जाता है, या पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। तो ऐसा काम जो डेली होता है, एवरी डे होता है, एवरी मॉर्निंग होता है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। कौन टेंस होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में V1 और V5 लगता है। आई के साथ V1 की V5, आई के साथ क्या होगा? है, बोलो ना, आई के साथ क्या होगा जी? V1। तो V1 क्या है? प्रे। आई प्रे एवरी मॉर्निंग फॉर द होल मैनकाइंड। मैं समस्त मानव जाति के लिए प्रतिदिन भगवान से क्या करता हूँ? प्रार्थना करता हूँ कि समस्त प्राणियों की क्या करें? रक्षा करें। समस्त प्राणियों की रक्षा के लिए मैं भगवान से क्या करता हूँ? बहुत सारे लोग होते हैं जो केवल अपने लिए भगवान से मांगते हैं, अब बहुत लोग सबके लिए मांगते हैं। कोई बात नहीं है। 87 क्या कह रहा है? कमलेश हैज गॉट हिज कार, गॉट हिज कार। आप यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे कह रहा है ना कि या तो हम इसको जीरंड के फॉर्म में लिखते हैं या तो इन्फिनेटिव के फॉर्म में, 2 + V1 के फॉर्म में। आंसर क्या होगा? बाकी सब गलत। गलत है कि नहीं है? ओके, सुनिए, कह रहा है ना कि करेक्ट एंटोनिम्स बताना है। एंटोनिम्स माने विलोम शब्द, और सिनोनिम्स माने पर्यायवाची शब्द। तो हम लोग को बताना क्या है? विलोम शब्द। विलोम शब्द। बाबू यही बताओ, ये क्या है? ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का अर्थ होता है मानवता। क्या होता है? मानवता या इंसानियत भी आप कह सकते हैं। अब इसका आपको विलोम शब्द बताना है, समझ रहे हैं ना? तो इंसान का हैवान होता है। इंसान का क्या होता है? हैवान। हैवान को इंग्लिश में बोलते हैं क्रुअल्टी, बोलते हैं इसको क्रुअल्टी बोलेंगे, समझ रहे हैं ना? अब आप याद रखिएगा, इसका अर्थ होता है कि जो हैवान हो, पशु के समान हो, जिसके अंदर पशुता हो, जानवर जैसी सोच हो। और ह्यूमिलिटी का मतलब है कि जो जिसके अंदर मानवता हो, इंसानियत हो। तो इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा क्रुएल्टी हो जाएगा। देखो, डिग्निटी मतलब होता है गौरव। डिग्निटी मतलब गौरव। एंगर मतलब क्रोध। प्राइड मतलब अहंकार। प्राइड मतलब अहंकार। अहंकार। अब प्राउड मतलब गर्व। प्राउड मीन्स गर्व। मुझे तुम पे गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ यू। क्वेश्चन पूछता है कि प्राउड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? ऑफ। एक और आप याद रखिएगा, फॉन्ड वर्ड याद रखिएगा। क्या चीज? फॉन्ड। प्राउड और फॉन्ड के साथ क्या लगेगा? ऑफ लगेगा। प्रीपोजिशन याद रखना है, प्राउड और फॉन्ड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। कोई दिक्कत है आपको? तो बताइए, ह्यूमिलिटी का क्या होगा? क्रुएल्टी हो जाएगा। आप देखिएगा, ये वर्ड है आपका क्या? सैलो। सैलो का क्या बताना है? एंटोनिम्स। आप याद रखिएगा, एक होता है कोई चीज हल्का फुल्का और एक होता है गहरा। तो हल्का फुल्का का जो एंटोनिम्स होता है वो गहरा होता है। तो गहरा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्या हाई मतलब गहरा होता है? हाई मीन्स ऊंचा, लॉन्ग मीन्स लंबा, वाइड मीन्स चौड़ा, और डीप मीन्स गहरा। तो ये कम गहरा होता है, कम गहरा, और ये बहुत गहरा होता है। तो कम गहरा का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? बहुत गहरा। जैसे आप कहेंगे डीप नॉलेज, तो डीप नॉलेज का मतलब होता है जिसके बारे में विस्तृत आपको ज्ञान हो। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे सैलो का क्या हो जाएगा? डीप हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डीप। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं। एडुकेट। एडुकेट का आपको सिनोनिम्स बताना है बाबू। एडुकेट का अर्थ होता है बाबू पर्याप्त। क्या होता है बाबू? पर्याप्त होता है। एडुकेट का अर्थ क्या होता है? पर्याप्त। पर्याप्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पर्याप्त को इंग्लिश में बोलते हैं सफिशिएंट। नेसेसरी मीन्स आवश्यक होता है। एडिशनल मीन्स अतिरिक्त होता है। और ये जो है प्रोक्योर्ड का मतलब क्या होता है? किस चीज को संरक्षित रखना, सुरक्षित रखना। समझ रहे हैं ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सफिशिएंट। तो आप याद रखिए, एडिक्वेट का जो आपका क्या होता है? सिनोनिम्स होता है, वो पर्याप्त होता है। हालांकि सफिशिएंट के लिए सिनोनिम्स आपका एनफ भी होता है। क्या होता है बाबू? एनफ। एनफ का अर्थ भी पर्याप्त होता है, सफिशिएंट का अर्थ भी पर्याप्त होता है, और एडिक्वेट का अर्थ भी क्या होता है? पर्याप्त होता है। टेस्ट मतलब क्या होता है? स्वादिष्ट। टेस्ट माने होता है स्वाद। टेस्ट माने स्वाद और टेस्टी माने स्वादिष्ट।
अच्छा आप याद रखिएगा, एक टेस्ट होता है TST, तो ये परीक्षा वाला टेस्ट है, और ये टेस्ट आपका खाने, इसको देख करके पानी आ जाता है। ये टेस्ट को देख करके आदमी टेंशन में आ जाता है, आदमी पानी में चला जाता है वो ठंडी में। आंसर क्या होगा? एंजॉय होगा। भैंस आ गया, ऐसा प्रोनाउंसिएशन करोगी। अब आ गया भैंस। चलिए, एक्टिव पैसिव है ना बाबू, एक्टिव पैसिव आपका सिलेबस है। सुनिए, करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, बाय हुम वाज इट पेंटेड। अब देखिए, अगर आपको एग्जाम में तो समय बचा, वाज है ना तो V2 ढूंढ लेना है, V2 ढूंढना है, बताओ, बोलो ना। अच्छा, बाय हुम हु में चेंज होता है, ना कि हुम में चेंज होता है, सब गलत है, ठीक है। कैसे चेंज होगा समझो, पहले बाय हुम को हु में चेंज कर दिए, अब वाज पेंटेड को V2 में चेंज करेंगे तो पेंटेड, अब बचा क्या? ईट, तो ईट हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। देखिए, समझ में आ जाएगा तो मजा आएगा, और नहीं समझ में आएगा तो गुस्सा आएगा, और गुस्सा आएगा कि क्या सर छोड़ देते, क्या बिना मतलब का अभी तक, है कि नहीं। पढ़ाई पढ़ने से अच्छा लगेगा, नहीं समझ में आएगा तो बोरिंग होगा। ठीक है, चूज द एक्टिव वॉइस ऑफ। अब देखिए, ये बताइए किस में दिया हुआ है बाबू? पैसिव में दिया है ना, देखो यहाँ पे पैसिव में दिया। देखो, एक से एक गलती करता है, लेकिन किसी पे हम हाथ उठाते हैं नहीं। बहुत रेयर केस होगा, पढ़ाएंगे या कोई बतियाते रहेगा तब दिमाग खसकता है तो आदमी पीट देता है, नहीं तो बहुत हद तक आपकी गलतियों को हम बहुत इग्नोर करते हैं, बहुत इग्नोर। अब एक बात समझिए बाबू, सुनो, सी रीड से नोवेल है। आप बताइए, यहाँ पे कहीं आपको बीइंग दिख रहा है? अच्छा, उतना दिमाग लगाना है हम लोग को, बस V4 ढूंढ लेना है। जहाँ V4 होगा ऑप्शन सही होगा, काट दीजिए सब, आप V4 वाला सही कर दीजिए। औकात किसी की मजाल कोई गलती कर देगा, नहीं कर सकता है। ट्रिकी अगर आपको औकात देखते हैं अरे देखिए, अब क्या कहिएगा, माने अब क्वेश्चन की बात है, हम किसी की पैसा का औकात थोड़ी देख रहे हैं। ओवर कॉन्फिडेंस हो गया नहीं जी। बताओ बाबू, वाज सेंट दिख रहा है? V2 देख लेना है, V2 देख लेंगे, V2 देख लेंगे, बोलो ना। सुनो बाबू, V2 कहीं दिखा? बताओ, अगर आप पढ़े रहेंगे तो इतना देखना पड़ेगा? आंख बंद करके आदमी इसे ठीक कर देगा कि नहीं? चलिए, आप याद रखेंगे बाबू, जैसे आप 2 देखे तो 2 के साथ B + B3 देख लेना है, B + B3। अगर आप 2 + B1 देखे तो 2B + B3। EJMR है तो EJMR देख लेना है जी। 2B + B3 किसमें है? यही है ना, बस यही आंसर हो जाएगा, 2B + B3। इट इज टाइम टू ओपन द शॉप। नहीं, थोड़ा सा ये चेंज होगा जी, ये थोड़ा चेंज होगा क्योंकि ये रूल नंबर आपका 16 है, चेंज होगा। सुनो कैसे चेंज होगा। इसमें आपको बताए थे कि जब कोई सेंटेंस इट से शुरू होता है, उसमें इंफिनिटिव रहता है, तो ऑब्जेक्ट को फॉर से जोड़ दिया जाता है, ऑब्जेक्ट को फॉर से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें नियम क्या होगा, पहले इट इज टाइम है तो इट इज टाइम लिख देंगे। सुनो, टू बी ओपन ऑन टाइम नहीं ना दिया इसमें कहीं, चलो ये आंसर क्या हो जाएगा? सी। देखो कैसे होगा बाबू, इट इज टाइम है तो इट इज टाइम लिख देंगे, ऑब्जेक्ट को फॉर से जोड़ना है। बताइए ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, तो इसको किससे जोड़ देंगे? 2B + B3 कर देंगे, 2B + B3। इसमें ऑन टाइम दिया है ना, इसीलिए गलत दिया है। आंसर क्या होगा बताओ? कैसे चेंज हुआ? तो इट इज टाइम को सिम लिख देना है, ऑब्जेक्ट को फॉर से जोड़ देना। आपको याद आ रहा है कि हम आपको एक नियम पढ़ाए थे कि जब कोई सेंटेंस इट इज से शुरू होता है, उसके साथ इंफिनिटिव होता है, ऑब्जेक्ट रहता है, तो ऑब्जेक्ट को फॉर से जोड़ देते हैं, 2B + B3 लग। याद आ रहा है कि नहीं याद है? पढ़े रहेंगे तो कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं? छूटेगा। देखिए यहाँ पे पैसिव वॉइस है ना, बाबू सुनो, तो हु को तो बाय हुम में चेंज करना। अच्छा, जहां भी आप याद रखिएगा, इसका ट्रिक क्या है कि जहां भी आपको 2 है + B3 दिख जाए तो आपको बीन इसमें ढूंढ लेना है। क्या ढूंढना है? बीन। जिसमें बीन लगा होगा वही सही होगा। चारों में बीन है? ओ, कोई बात नहीं। तो बताइए, पहले हु को बाय हुम में चेंज कीजिए, चारों सही नहीं है जी।
बाई हुम हो जाएगा। अब सुनिए यहाँ पे है बाबू, माई क्या है, बुक्स। बुक्स सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो आप याद रखिएगा, क्या प्लूरल के साथ कभी हैज लगेगा? अच्छा, जब तक हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा पैसिव नहीं बनेगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी। कैसे होगा? देखो, हु चेंज हो जाएगा किस में? बाई हुम में। अब माई बुक्स के साथ हैज की हैव? अच्छा, हैव आएगा तो इसके साथ अब स्टोलन है, ये भी थ्री है तो भी थ्री ही लिख देंगे उसको। तो बाई हुम हैव माई बुक्स बीन क्या? स्टोलन। स्टोलन का मतलब स्टील माने चुराना है, स्टोलन स्टील का भी थ्री होता है। स्टील माने चुराना, स्टील, स्टोल, स्टोलन, स्टीलिंग और स्टील्स होता है। चलो देखो यहाँ पे, अब ये बाबू सुनो, प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, यहाँ पे देखो क्या है, शुड बी है ना बाबू, है शुड बी है। तो अगर इसमें शुड है तो शुड वाला ही ऑप्शन सही होगा। तो ये तो दोनों में मस्ट है, दोनों में क्या है? मस्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। सुनो, जैसे यहाँ शुड है, क्या इसका हिंदी होगा? वन शुड कीप वन्स प्रॉमिसेस। सभी को अपने वादों को पूरा करना चाहिए। मैंने वादा किया तो निभाना पड़ेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? मर जाएंगे, क्यों मर जाएंगे? आगे बढ़े। मैंने उसे पार्क में बैठे हुए देखा। I saw him sitting in the park। यही देखा, आ ई ए रहता है तो V2 लगता है ना जी। आ ई ए या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो सी का V2 क्या होता है? सा होता है ना। तो I saw him sitting in the park, मैंने उसे पार्क में बैठे हुए देखा। शांति है, शांति एक अमूल्य चीज है। अमूल्य को बोलते हैं बाबू, अमूल्य को बोलते हैं प्राइसलेस। प्राइसलेस मतलब जिसका कोई मूल्य ना हो उसी को अमूल्य कहेंगे। तो कह रहे पीस इज ए प्राइसलेस थिंग, इसका हिंदी क्या होगा? शांति एक अमूल्य चीज है। कोई दिक्कत आपको? आप याद रखिएगा, एक पीस होता है PIECE, एक पीस होता है PSE, एक पीस होता है पीस 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 हो गया, पीस हो गया, पीस हो गया। और क्या होता है? और कुछ होता है क्या? इस पीस का मतलब टुकड़ा है, हल्ला नहीं करो। और इस पीस का मतलब शांति, शांति, रफ्तार। इसको पीस पढ़ेंगे, इसको पीस नहीं पढ़ेंगे, पीस पढ़ेंगे। हमें मेहनत करना चाहिए, हमें मेहनत करना चाहिए। सुनो, कह रहे हमें मेहनत करना चाहिए। हमें का वी शुड वर्क हार्ड, मेहनत करना चाहिए। वी शुड वर्क हार्ड। आवर वर्क शुड बी डन हार्डली। आवर वर्क शुड बी डन हार्डली मतलब हम लोग का काम मुश्किल से होना चाहिए। ठीक है, माने हर हाल में होना चाहिए। हम लोग का काम हर हाल में होना चाहिए। हार्डली माने हर हाल। देखो बाबू सुनो ना, ये जो ऊपर हम लोग जितना देखे हो ना, सेक्शन ए था, क्या था? सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। क्या होता है? और सेक्शन बी जब जाइएगा ना, सेक्शन बी में सुनो, सेक्शन बी में अगर आप जाइएगा तो सेक्शन बी में आपको मिलेगा डिस्क्रिप्टिव। क्या मिलेगा? सेक्शन बी में आपको क्या मिलेगा? डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव को हम लोग सब्जेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? सब्जेक्टिव। और ये क्या होता है? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ हो जाता है, और डिस्क्रिप्टिव माने जिसमें आपको लिखना होता है, जिसमें आपको वर्णन करना होता है। समझ रहे हैं ना? डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन जो पूछता है, सुनिए कैसे क्वेश्चन पूछता है डिस्क्रिप्टिव में, थोड़ा इसको भी हम लोग देख लेते हैं। हल्ला नहीं करना है, खत्म है का जी। देखिए पैसेज आता है आप लोगों को, क्या आता है? पैसेज आता है। पैसेज में क्या कह रहा है? सुनो, कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। केयरफुली मीन्स होता है ध्यान पूर्वक। पैसेज को क्या करना होता है? पढ़ना होता है। कह रहा है कि निम्नलिखित, फॉलोइंग मतलब निम्नलिखित पैसेज को हल्ला नहीं, ध्यान पूर्वक पढ़िए और पढ़ने के बाद आंसर दीजिए उन क्वेश्चंस का
जो आपने इस पैसेज से सीखा, अब क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि योर बिहेवियर, बिहेवियर का अर्थ होता है आचरण या व्यवहार, आचरण या व्यवहार, बिहेवियर मीन्स आचरण। देखिए बिहेव मीन्स होता है व्यवहार और बिहेवियर मीन्स होता है वही आचरण या व्यवहार। सुनिए, योर बिहेवियर इज द की टू योर सक्सेस। आप याद रखिएगा, हमारे जो पूर्वज थे ना, तो वो अपनी एक भाषा का प्रयोग करते थे कि यह मुआ पान खाला और यह मुआ लात खाला, ऐसे लोग बोलते थे। देखिए कहने का मीन्स ये है ना कि जैसे सुबह सुबह आप किसी से अच्छे से बात करते हैं, सुनो ध्यान से, अच्छे से आप किसी से पेश आते हैं तो वह भी व्यक्ति आपको रिस्पेक्ट देता है। अब सुबह सुबह आप किसी को गाली दे दीजिए तो आपका वो आरती नहीं ना उठाएगा, अगरबत्ती तो दिखाएगा नहीं आपको। तो आप किसी को अगर कुछ बोल देते हैं उल्टा सीधा, सुनो बाबू, तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है, वही हो जाता है कि जैसा को तैसा। जाइए ना, लेट क्यों किए हैं, जाइए, ये सब बात सुनने वाला थोड़ी है। ये जो हम समझा रहे हैं वो तो समझ के आप लोग बैठे हैं, है कि नहीं? जाइए ना, लेट कर रहे हैं आप लोग, लेट हो गया, स्कूल खुल गया है, हाँ जाइए, लेट हो जाएगा, जाइए। सुनिए, तो आपका सक्सेस आपके बिहेवियर में, जाइए, फिर लेट कर रहे हैं आप लोग। अब इतने प्यार से भी नहीं बोले, जाइए। हाँ तो वैसे ही अब जाइए कह रहे हैं, अब क्या कहें, कहीं क्या कहें कि जाइए ना। ऐ भगवती, बिहेवियर मीन्स क्या होता है, हमारी जो सक्सेस है, ऐ बाबू, सक्सेस मीन्स सफलता, सफलता, सक्सीड माने सफल होना और सक्सेस मीन्स सफलता। सुनिए, आप लोग कितना बजे से आएंगे मंडे से? 8 बजे से पहले आएंगे, ये नहीं कि 7:30 बजे नहीं, 5 मिनट पहले आना है, उतना पहले भी नहीं आना है। सुनिए, ध्यान देंगे यहाँ पे। बाबू सब बताओ, सक्सेस मीन्स सफलता, की मीन्स होता है चाबी या कुंजी, चाबी या कुंजी, आप याद रखिएगा। लॉक मीन्स होता है ताला, की मीन्स होता है कुंजी या चाबी, इसको जिसको आप बोलते हैं। तो योर बिहेवियर इज द की टू योर सक्सेस, आपका व्यवहार ही आपकी सफलता की कुंजी है। कहा जाता है फेलियर्स आर द की ऑफ सक्सेस, फेलियर्स आर द की ऑफ सक्सेस। बात समझ रहे हैं कि नहीं? हमने टीचिंग में अपना समय लगभग 12 से लेकर 25 आ गया ना, 13 साल हो गया। कितना? 13 साल है, नहीं हुआ है, 12 साल कह दें, 1 साल गलती बोल दिए, चलिए 12 साल। 12 साल में अगर एक एक बैच निकला होगा तो कितना बैच निकल गया? 12 बैच निकला ना। आप अभी किस क्लास में है? 10th क्लास में, 10th क्लास में है। तो कहने का मीन्स ये है कि कोई भी जो चीज आपको बताया जाता है वो 10 साल 12 साल का अनुभव है। अच्छा, आपको जो चीज नया दिख रहा है वो समझिए कि हम 12 साल उसी चीज को अगर किए हैं तो मेरे लिए वो कोई चीज कंफ्यूजन नहीं। तो फिर भी आप लोगों को समझाने के लिए आप उसको धीरे धीरे बबुआ भैया की तरह बता, नहीं तो उसको बताना हो तो 1 सेकेंड लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन मेन चीज है कि हमको समझना थोड़ी ना है, समझना किसको है? आप लोग। तो आप लोगों को समझाने के लिए किसी चीज को बहुत डीपली उसको व्याख्या करके बताया जाता है। नहीं तो जैसे मान लीजिए इतना जो हम ज्ञान दे रहे हैं एक बार में कह देते, इस सेंटेंस का अर्थ बता के आगे बढ़ जाते, काम खत्म हो जाता। लेकिन देखिए, किताबी एक कीड़ा होता है, किताबी कीड़ा, किताबी कीड़ा में एक लड़का जो होता है ना, वो माने समझिए कि 2 तरह का लड़का आप देखिएगा। एक होता है जो पढ़ने में बहुत तेज है लेकिन ना बोलने का ढंग है, ना चलने का ढंग है, ना कहीं बैठा है तो कैसे रहना है, रहने का भी ढंग नहीं। पढ़ाई का मतलब होता है किसी भी, जहां पे भी आप जैसे बैठे हैं उन सारे लोगों के बीच में अपने आप को ये दिखाना कि आप वाकई पढ़े लिखे आदमी हैं और आपके अंदर ज्ञान है। नहीं तो किसी ने कह दिया कि हमेशा हंसते रहो, तो इसका मतलब कोई किसी के यहाँ मैयत हो और जाके कहिए मर गया मर गया। बताइए, किसी के यहाँ मैयत पड़ा हो और किसी ने कह दिया हंसते रहो तो हंसते रहो, पिटा के चला जाएगा। अच्छा,
कोई कहा कि देखिए हमेशा आदमी को नहीं हंसना है। अब किसी के यहाँ कोई राजा है जिसके यहाँ कोई बाल बच्चा नहीं हो रहा है और उसके घर में किसी बाबू का मान लीजिए जन्म हो गया, सारे लोग हंस रहे हैं, वो जाके कह रहा है अच्छा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब वह ज्ञान दे रहा है, ये बहुत बुरा हुआ, समझ रहे हैं कि नहीं। अब बताइए कि वहां पे भी पिटा के चला आएगा। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको आपके अंदर ये सिंसियरिटी होनी चाहिए कि कहाँ हंसना है, कहाँ बोलना है, कहाँ कैसे बिहेव करना है। नहीं तो हर जगह दांते बाते रहिए तो रिस्पेक्ट नहीं मिल सकता है आपको। देखिए यहाँ पे है, आप देखिए तो आपकी बिहेवियर में ही आपकी सफलता है। आपकी सफलता किसमें है? आपकी बिहेवियर में है। कह रहा है कि वेल बिहेव्ड। देखिए इधर बिहेवियर सिखा रहे हैं, उधर सब बतिया रही है, अभी भी देखिए उसका खत्म नहीं होता है ये सब। वेल बिहेव्ड का मतलब होता है कि अगर आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, वेल का सिनोनिम्स गुड होता है जी, होता है ना, तो गुड मीन्स भी अच्छा और वेल, इस दोनों का कंपैरेटिव डिग्री बेटर होता है। वेल बेटर बेस्ट होता है ना, गुड बेटर बेस्ट, वेल बेटर बेस्ट होता है। कह रहा है कि वेल बिहेव्ड पर्सन, जो व्यक्ति किसी के साथ जो अच्छा व्यवहार करता है, ठीक है, आर ऑलवेज एडमायर्ड इन द सोसाइटी, इन सोसाइटी। कह रहा है जो व्यक्ति किसी के साथ अच्छा व्यवहार करता है, सोसाइटी मीन्स समाज में, सोसाइटी मतलब समाज में उसकी लोग हमेशा प्रशंसा करते हैं, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छे से बात करते हैं। किसी दुकान पे आप कोई सामान खरीदने जाते हैं, भले वो 10 रुपए आपसे ज्यादा ही ले लेता है किसी सामान में, लेकिन बोलता अच्छा है, तो आप दोबारा उसी दुकान में जाना पसंद करते हैं कि नहीं। कोई होता है ना कि अगर आप जैसे 1000 का सामान खरीदेंगे, कहेंगे 10 रुपए छोड़ दीजिए ना, कहेगा ना नहीं छोड़ सकते हैं, लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो जाइए। आप दोबारा भले उससे जा करके दूसरे दुकान से खरीद लेंगे, लेकिन वहां जाना पसंद नहीं करेंगे। तो देखिए बिजनेस का पॉलिसी होता है कि क्वालिटी क्वांटिटी के साथ साथ आपका बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए। मतलब कस्टमर के साथ अगर आप मतलब पोलाइटनेस दिखा रहे हैं, अच्छे से पेश आ रहे हैं, तो आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। अगर नहीं दिखा रहे हैं, एकदम ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे लगा कि माने आपको कोई मतलब ही नहीं है, आओ चाहे जाओ, तो वहां पे धीरे धीरे वो बिजनेस क्या हो जाता है, फ्लॉप हो जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो व्यक्ति अच्छा से बिहेव करता है, ठीक है, समाज में उसकी हमेशा लोग क्या करते हैं, प्रशंसा। आप याद रखिएगा, एडमायर का अर्थ होता है प्रशंसा करना। एडमायर का एक सिनोनिम्स होता है जिसको एप्रिसिएशन कहते हैं। एडमायर इसी से बना है एप्रिसिएशन। क्या बना है बाबू? एप्रिसिएशन, तारीफ या प्रशंसा, तारीफ या प्रशंसा, ठीक है, तारीफ या प्रशंसा। ऐसे सुनिए, देखिए ए पोलाइट टीचर, ए पोलाइट टीचर, पोलाइट मतलब होता है विनम्र और टीचर मीन्स शिक्षक। एक अगर कोई विनम्र शिक्षक है, जो एकदम हम विनम्र लगते हैं, विनम्र हैं, देखिए ए पोलाइट टीचर कैन क्रिएट इंटरेस्टेड इन स्टूडेंट्स। जो कह रहा है कि जो पोलाइट टीचर होता है, जो विनम्रता पूर्वक माने एकदम बाबू भैया कह के किसी चीज को अच्छे से समझाते हैं, ठीक है, तो विद्यार्थियों को उस टीचर में क्या रहता है, इंटरेस्ट रहता है। उनकी बातों को बच्चे सुनना भी पसंद करते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं। और कह रहा है कि दे आर लर्निंग, और वो जो कुछ भी सिखाते हैं बच्चों को, जो कुछ भी सिखाते हैं, इंक्रीजेज, बच्चों में उस चीज में क्या होता है, सुधार होता है, वृद्धि होती है। इंक्रीज माने सुधार और वृद्धि। कह रहा है कि इफ द टीचर इज काइंड, अगर शिक्षक दयालु है, अगर शिक्षक दयालु है या उदार है, उदार और दयालु मतलब आपके किए गए तमाम गलतियों को माफ कर देता है। छोड़ो, कह दी तो कहने दो, कह दी तो कहने दो, छोड़ो उसको। जब उतना ही सेंस है तो कह दी तो कहने दो। एंड कह रहा है कि परस्यू भी, कह रहा है कि परस्यूसिव, कह रहा है कि अगर कोई शिक्षक दयालु है और क्षमा करने वाला है, छोड़ो जाने दो, कह दी तो कहने दो। कह रहा है कि द स्टूडेंट्स माने वो जो विद्यार्थी होते हैं, जो छात्र और छात्रा होती है, जनरली लिसन टू हिम, उस शिक्षक का वो लोग बात ध्यान से सुनते हैं। ध्यान से क्या करते हैं, सुनते हैं। जनरली लिसन टू हिम, केयरफुली मतलब ध्यान से।
बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कह रहा है कि दे यूजुअली फाइंड, कह रहा है कि हिज टीचिंग वेरी इंटरेस्टिंग, कह रहा है दे यूजुअली फाइंड हिज टीचिंग वेरी इंटरेस्टिंग, कह रहा है कि वैसे शिक्षकों को बच्चे बड़ा ही रोचक तरीके से क्या करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, और कह रहा है कि हमेशा हमेशा जो है उनसे सीखने के लिए क्या रहते हैं, मतलब हमेशा सीखने के लिए वो इच्छुक रहते हैं या तत्पर रहते हैं या उत्सुक रहते हैं। कह रहा है कि द स्माइलिंग फेस ऑफ ए डॉक्टर। अच्छा, कुछ डॉक्टर के पास आप जाइएगा, आपको बीमारी हुई है, तो कोई डॉक्टर जो है ना, अगर आपको रूड बिहेव करता है, बात समझ रहे ना, माने रूड बिहेव माने टाइट नहीं होता है कि किसी चीज को अकड़ कर बोलना है, तो अकड़ के जब बोलेगा ना तो और बीमारी बढ़ जाता है, बात समझ रहे हैं ना, और बीमारी बढ़ जाता है। लेकिन अगर डॉक्टर स्माइलिंग फेस हो, उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा हो उसका, समझ रहे हैं ना, और वो आपसे पूछे क्या समस्या है क्या है, तो लगता है कि बीमारी हुआ कहाँ है, खत्म हो गया, बात समझ रहे हैं ना। तो अच्छा डॉक्टर के भाई बदमाशी, अच्छे डॉक्टर के पास अगर कोई पेशेंट जाता है जिसका स्माइलिंग फेस होता है तो दुख वहां कम हो जाता है। कोई रूड बिहेव करने वाला डॉक्टर होता है और दुख क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कह रहा है कि द स्माइलिंग फेस ऑफ ए डॉक्टर इंक्रीजेस द, कह रहा है कि हीलिंग एबिलिटी। इससे क्या होता है कि अगर जिस डॉक्टर का फेस स्माइलिंग होता है वहां पे जो पेशेंट होते हैं उनके दुख क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। अगर डॉक्टर गुस्सैल हो, ऑरियल टाइप का है, आशा ईश्वर करे आशा डॉक्टर बने, आशा पे तो हम बहुत खुश रहते हैं जी, तहे दिल से उसको हम बहुत मानते हैं हम आशा को। चलिए, कोई दिक्कत आपको, तो इस तरह से ये खत्म हो गया, ठीक है। और मिलते हैं हम लोग मंडे को पुनः 9 बजे से आएंगे आप लोग।